हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ संदीप श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको बता दूँ कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ और उसी के तत्वाधान में अब ये आगे मैं आपको आज नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज़ द DPSP। तो ये है क्या, इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फ्रॉम विच इट केम इन द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था और फिर ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया और इसके बाद फिर वहाँ से इसको हमने अडॉप्ट किया। अब ये है क्या बेसिकली, देखिए बहुत सारी, हर एक देश की अपनी एक विचारधारा होती है, उस देश की अपनी एक सोच होती है। वो एक हज़ारों सालों से वो किसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं। तो बस वही अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं कि भाई हम इसको ऑब्लिगेटरी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली सरकारें इनको फॉलो करें, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 37 अगर हम लोग देखें तो ये बताता है कि कैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, और अल्टीमेटली ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ पीपल के बारे में बात करता है। ये भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है, मतलब एक वेल्दी स्टेट नहीं, एक वेलफेयर स्टेट जहाँ पे हर व्यक्ति खुश रहे, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। एक आइडियलिस्टिक जिसे कंट्री कहते हैं ना, जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है ना, पोलैंड है, ये कुछ अच्छे देश हैं। तो ऐसा ही कुछ वेलफेयर एक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सरकारें कोई कानून बनाएं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, तो वो इन DPSPs को अपने दिमाग में रखें कि जब भी हम कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई नया लॉ बनाना चाहते हैं, तो वो ध्यान में रखें इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये ना एक एफर्मेटिव बात है, कितनी अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव बात है। वहीं अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है, ये कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ये हमें मोरालिटी सिखा रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। यानी कि जब किसी चीज़ को किसी कानून में लिखा जाए तभी वो फॉलो करे, तो वो उसमें क्या मोरालिटी आ गई। लेकिन जब क्योंकि जो ये DPSP है, ये लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, और इसके बाद फिर जब हम इसको फॉलो करते हैं तो फिर इसकी बात ही कुछ और होती है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासीफाई करें तो देखें कि किन पर्टिकुलर सोर्सेज से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए हैं, तो आप देखेंगे तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो कि भारत हमेशा से चाहता ही था अपने आप को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना। सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल, एंड थर्ड है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग मुझे सुनते रहिए तो आपका आराम से ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 38, तो ये कहता है कि जो राज्य है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, उनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इनइक्वालिटी कम से कम हो, इनकम में भी, स्टेटस में भी, फैसिलिटीज़ में भी और अपॉर्चुनिटीज़ में भी। जैसे कि आज आप देखो ना, आपके शहर में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा कारण देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। कारण क्या है कि जब आपके 5-6 बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से आप उन बच्चों को सही से ध्यान रखेंगे नहीं, आप उनका खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे,
और जब आपके एक दो बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली आप उनके बारे में सोचेंगे, उनको अच्छा पढ़ाएंगे, या जो भी वो करना चाहते हैं, वो अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं या अच्छा वो कारपेंटर बनना चाहते हैं, व्हाटएवर, आप उन पे फोकस करेंगे। वो स्किल्ड होंगे तो वो पैसे वाले होंगे। अब और स्किल्ड नहीं होने की वजह से, चाहे वो पढ़ाई में हो, जैसे मान लो मैं अपने बच्चे को एमए करा दूँ, पीएचडी करा दूँ, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, पढ़ाई में भी वो स्किल्ड नहीं है, उसने डिग्रियां तो सारी ले ली लेकिन उसको आता कुछ खास नहीं है, तो फिर उसको कौन जॉब देगा? वो तो गरीब हो ही जाएगा ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि लोग इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में लगभग इक्वल हो। मतलब एकदम इक्वल तो देखो असंभव है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, वो ये कहना चाहता है ना। लोगों को लाइवलीहुड के लिए एक एडुकेट उनको साधन मिलें, संसाधन मिलें, है ना। इसके अलावा जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल और ऑनरशिप मिले, और कुछ लोगों के हाथ में ही सारा वेल्थ नहीं आना चाहिए। और शायद इसीलिए हम लोगों का जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बना है ना, कि हम लोग 30 मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती वैसे वैसे हमारे यहाँ टैक्स भी बढ़ता जाता है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है। हालांकि ये भी सही नहीं है ना। कुछ चीज़ें सैद्धांतिक अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से होता है, और वो होना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस देश की जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो अनस्किल्ड लोगों की जो समस्या है ये काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। खैर, तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उन्होंने कहा, जैसे आपने देखा होगा ना अमेरिका वगैरह में अगर कोई बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसको ये लोग कुछ बेरोज़गारी भत्ता देते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है तो उसको कुछ फ़ंड मिलना चाहिए। और जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, बीमार हैं, डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुछ फ़ंड मिलना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए यार, है ना। हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत एक्सेस खा रहे हैं, और हमारे सामने एक व्यक्ति मर रहा है भूख से और गरीबी से, और हम गुदगुदार गद्दों पे सो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के पैकेज ले रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है यार, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? अगर हम उसमें से कुछ पैसा बाहर खर्च भी करते तो हमारा क्या जाता है, क्या चला जाएगा? खैर, तो ऐसा एक स्टेट बनाने का सरकार सोचती है, और जितने भी वर्कर हैं उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। आज के टाइम देखो ना आप, जब पब्लिक ज़्यादा है ना, अगर एक छोटी सी नौकरी भी आती है तो सैकड़ों लोग उसमें एकदम टूट पड़ते हैं कि हम करेंगे। तो उसकी वजह से क्या है, ना तो लोगों की जॉब सिक्योर है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसको डर ही नहीं है कि अगर ये हमारी नौकरी छोड़ देगा तो हमें दूसरा नहीं मिलेगा। वो जानता है 100 बैठे हैं, इसलिए वो उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है, सैलरी कम देता है, इंसेंटिव्स ज़ीरो हैं। तो यही आर्ट ये कहता है कि नहीं यार, अच्छी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देनी चाहिए लोगों को, है ना। और आर्टिकल 47 कहता है कि जो पब्लिक हेल्थ है इसको भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो एक हेल्दी देश होगा ना तभी तो उसमें हेल्दी लोग रहेंगे। हेल्दी लोग रहेंगे तो वो हेल्दी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अल्टीमेटली ये देश का ही फ़ायदा होता है। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करना, स्टैंड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करोगे तो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड हो ही जाएगा। देन बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इन्होंने कहा कि गांधी जी थोड़ी विलेज पंचायत पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वो ये कहते थे कि गाँव के लोगों को अधिकार मिले अपने गाँव के लिए नियम बनाने के। हालांकि मैंने कहा ना कि सैद्धांतिक रूप से चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली गड़बड़ हो जाती हैं। जब से गांव में ये इलेक्शंस आए हैं तो मेरे ख्याल से मैंने देखा है गांव के अंदर वैमनस्यता बहुत बड़ी है, जातिवाद बहुत बड़ा है। क्योंकि जहाँ पे जब इलेक्शन की बात आती है, वोट की बात आती है, तो ये बड़ा नेचुरल होता है कि लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों से वोट लाने के लिए उनमें जातिगत वैमनस्यता फैलाई जाए। और इसी स्वाभाविक काम को जब लोग चुनाव पे खड़े होते हैं, चाहे वो गांव लेवल का ही चुनाव है,
तो भी वो जातिगत वैमनस्यता फैलाने से दूर नहीं हटते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली इससे देश का सामाजिक नुकसान तो हो ही रहा है, और ये अगर सरकारें अभी संभली नहीं, क्योंकि चूंकि वो सरकारें खुद कौन सा बिना जाति के चुनाव लड़ती हैं, वो भी वैमनस्यता ही फैलाती हैं, तो इसलिए उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको विलेज पंचायत चुनाव में बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे, वरना लॉन्ग टर्म में इस देश में बहुत बड़ी खाई आ जाएगी और फिर लाख संभले भी ये संभलेगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि विलेज पंचायत ने इस देश का जितना नुकसान किया है सामाजिक रूप से, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। इसके अलावा हाँ कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। चाहे तो सरकार इस पर रिसर्च करा ले अगर मेरी बात गलत हो तो। खैर, तो सेकंड है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ ये बात सही है कि सरकार को छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ भी मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली समस्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या प्रोडक्शन की नहीं है। जैसे मान लीजिए पापड़ बनाना है, तो पापड़ बनाने के लिए महिलाएं ढूंढना वो प्रॉब्लम नहीं है, समस्या है इनकी मार्केटिंग करने की। तो सरकार अगर अपनी पूरी एनर्जी इन सब प्रोडक्शन की मार्केटिंग करने में लगाए, इसको बिकवाने में लगाए, ऐसे मैकेनिज्म बनाए कि हाँ भाई तुम कितना भी पापड़ बनाओ हाथों से, हम बेच देंगे तुम्हारा, हम बिकवा देंगे। वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को मजबूर कराया जाए कि सरकार खरीदे वो पापड़। सरकार हेल्प करे, मार्केटिंग में हेल्प करे। तो सरकार जहाँ पे हेल्प करनी चाहिए वहाँ तो करती नहीं है, इनको लोन बांट रही है, इनको दुनिया भर की चीज़ें दे रही है, लेकिन जो असली समस्या है वो सरकार समझ ही नहीं रही है। तो असली समस्या है इनकी मार्केटिंग, सेलिंग, क्वालिटी ऑफ गुड्स। खैर, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है इसको बढ़ावा दे, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाए, इनको ऑटोनोमसनेस प्रोवाइड करे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वीकर सेक्शन है सरकार ध्यान रखे कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या ओबीसी हैं, इनकी एजुकेशन पे बहुत विशेष ध्यान रखे, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि जो अपर क्लास हैं वो तो ऑलरेडी एजुकेशन पे ध्यान देंगे ही, लेकिन ये कम्युनिटीज़ भी अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे। हालांकि एजुकेशन भी अब मजाक हो गया है, जब से सरकार ने ये कहा है कि अब आपको पास करना ही होगा हर हालत में, आप किसी भी क्लास में आप टैक्स दें नहीं दें, आप कुछ लिख के आएँ नहीं लिख के आएँ, आप बस पास हो जाएंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बचपन से ही छात्रों में एक मेहनत करने का जज्बा ख़त्म हो जाता है, उनकी रीडिंग हैबिट्स ज़ीरो हो जाती है, रट्टाफिकेशन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे यही रीज़न है कि भारत रिसर्च वगैरह में पीछे है, क्योंकि रिसर्च का एक बहुत बड़ा कहें कि एक मुख्य स्रोत है रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू। आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं आप उतना अच्छा रिसर्च करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज पीएचडी करने के बाद भी लोग 10 थीसिस भी नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स है ही नहीं है, बचपन से ही ख़त्म हो जाती है, और मेहनत करने का जज्बा तो ख़त्म ही है। अगर सरकार मेहनत करने का जज्बा या ऐसा बना दे कि भाई जो पढ़ेगा अच्छे से वही पास होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। मान लीजिए क्लास 8th में फेल हो गया या 10th में फेल हो गया, तो अगर वो बार बार फेल होगा तो कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर तो हो जाएगा ना कि मतलब मैं इस तरह की पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ। तब फिर सरकार ही उसको किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण में मोल्ड कर सकती है। और नेचुरली देखिए, आज चाहे वो कोई भी बिजनेस वाला व्यक्ति हो, वो अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना ही चाहता है, तो आप डायरेक्टली उससे नहीं कह सकते हो कि आओ बेटा तुम कारपेंटर बन जाओ या तुम प्लम्बर बन जाओ, नहीं बनेगा, भले ही कितना पैसा उसमें मिलता हो। तो जब तक आप ऐसी एजुकेशन नहीं बनाओगे जहाँ पे बच्चे की रीडिंग हैबिट्स बढ़ें, आप उनके लाइब्रेरी आवर्स बनाइए, आप कंपलसरी करिए कि क्लास 6 से लेके और आगे तक क्लासेस में बच्चे के लाइब्रेरी असाइनमेंट्स हो, जिसमें पर वीक एटलीस्ट 8 से 9 घंटे उसका लाइब्रेरी में बैठना कंपलसरी हो। जब ये सब चीज़ें नहीं बनाओगे तो फिर बच्चे में शुरू से ही मेहनत करने की आदत ख़त्म हो गई। तो फिर कहाँ से वो बड़ा हो के आप उनको मेहनती बनाओगे, और कैसे वो देश, मतलब
मुझे समझ में नहीं आता, कई बार मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखता हूँ तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि क्या है ये, क्या मतलब इन्होंने कौन सी देश की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की है। खैर क्या करें। इसके अलावा आर्टिकल 44 की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, है ना, क्योंकि अलग अलग धर्मों के अनुसार लोगों के अलग अलग रीति रिवाज हैं और उनके अलग अलग कानून हैं। तो अगर एक देश एक भारत अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में सभी के लिए एक से ही कानून लाए जाएं। और टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चे जो 6 ईयर तक के हैं तो उनको केयर मिले, एजुकेशन मिले, ये वाली बात हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ने कही है। इसके अलावा सभी राज्य जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उनको सेफ़ रखेंगे, जंगल बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ को सेफ़ रखेंगे, है ना। इसके अलावा कोई मोन्यूमेंट्स है देश में या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, आर्टिस्टिक प्लेस है, तो राज्य उसकी रक्षा करेंगे, बचाएंगे उसको, ठीक है। और जो देश की जुडिशरी है उसको हम लोग मंत्रिमंडल या एग्जीक्यूटिव से दूर रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो कोई संस्था ऐसी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मात्र 35 से 40% वोट अगर किसी पार्टी को मिले हैं तो वो जीत जाती है, तो बाकी के 60% वोट तो उसको नहीं मिले हैं। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति नहीं होगा या सिंसियर नहीं होगा तो वो उस बाकी के 60% लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में एक सेपरेट जुडिशरी होना चाहिए जो लोगों को न्याय दिला सके, संविधान के अधिकार प्राप्त करा सके, जो किसी सरकार से बंधी ना हो और जिसके अधिकार असीमित हों और जिसमें बहुत ऑनेस्ट और जिम्मेदार बुद्धिमान लोग बैठे हों, ठीक है। और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटीज़ का भी राज्य ध्यान रखें, है ना, दूसरे देशों से अच्छे से रिलेशन बनाएं। तो यही आपका डायरेक्ट DPSPs हैं। और इसमें कुछ सुधार भी हुए हैं, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। उसके तहत कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, जैसे एक तो फ्री लीगल एड, अगर कोई गरीब है तो ऑब्वियसली वो वकील नहीं कर सकता, तो उसको फ्री लीगल एड दिलाई जाए सरकार की तरफ से, सरकारी वकील फ्री में दिलाया जाए, है ना। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी ये जोड़ दिया जाए कि वो अपने छोटे वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट दें, ठीक है, और एनवायरनमेंट की रक्षा करें, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब जब ये इन्फोर्सिबल बाई लॉ नहीं है तो फिर सरकारों ने क्या इन पे कोई काम किया? तो हाँ, किया है। जैसे अगर हम लैंड रिफॉर्म की बात करें तो बिल्कुल आज आपके दादा परदादाओं के पास जो ज़मीन दिखती है ना, ये एक्चुअली उनकी नहीं थी। भारत में जो ज़मीन थी वो जागीरदार और ज़मींदारों के पास थी, और धन है उस समय के कई महान नेता जैसे आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने एक बहुत बड़ा भूदान आंदोलन चलाया था, और उनके आंदोलन के प्रभाव से बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपनी हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसे ही दान कर दी थी। आप सोचो कि सरकार छीन लेती तो उस समय हमारे पास इतनी सेना नहीं थी और गृह युद्ध हो जाता, छीन लेते। छीना नहीं, बड़े प्रेम से लोगों से लिया और लोगों ने दिया, ज़मींदारों ने, तो उन्हीं की ज़मीन थी। तो एक तरह से ये ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया धीरे धीरे, और एक फेयर रेंट, ये लगान सिस्टम वगैरह ये सब ख़त्म किया। सीलिंग सिस्टम लेके आए, मतलब कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ज़मीन ही रख सकता है, ये सीलिंग सिस्टम लाया। नहीं पता चला मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो पता चला कि मैंने पूरे शहर की ही ज़मीन खरीद के रख ली, अब लोग करो, तो ऐसे नहीं। पैसा है, आपने घर पे रखिए, लेकिन आप ज़मीन इतनी ही ले पाओगे। ये होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकारों को घरों के रिलेशन भी ये नियम बनाने चाहिए कि एक आदमी मैक्सिमम कितने मकान बना सकता है और कितना बड़ा बना सकता है, क्योंकि देखिए मकान भी बहुत मतलब ये भी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत लिमिटेड है। और आज गरीब व्यक्ति अगर या सामान्य व्यक्ति है तो वो मजबूर है कि वो ऐसी जगह पे घर ले जहाँ पे बस्ती नहीं है, तो उसकी इनसिक्योरिटी होती है, उसको वहाँ पे रोज़गार भी नहीं है,
है ना। तो हर आदमी चाहता है कि हम ऐसी जगह घर बनाए जहाँ बस्ती हो, जहाँ लोग रहते हों उसके जैसे। अब वहाँ पे पता चला कि जगह ही नहीं है, लोग रह भी नहीं रहे हैं और बड़े बड़े मकान बना के रख लिए हैं। तो ये सरकार को थोड़ा सा इस पर रोक लगानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। और लेबर रिफॉर्म्स तो हुए ही हैं, बहुत सारे वेजेस एक्ट आए, मिनिमम वेज एक्ट आया, तो सरकार ने काम किया है ना। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया है ना। और ये बंधुआ मजदूरी एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम। पहले क्या होता था, किसी के दादाजी ने कोई लोन लिया है तो ये जो साहूकार होते थे ये क्या करते थे चालाकी, कि उल्टे सीधे ब्याज बना देते थे और वो व्यक्ति से पूरा हर किस्त भी लेते थे उसके खेती के रूप में, और इसके बावजूद भी उसका लोन कभी पूरा नहीं होता था, और उसके बदले में वो उसके पेरेंट्स से फ्री में मजदूरी कराते थे, फिर उसका बच्चा मजदूरी करता था, फिर उसका बच्चा मजदूरी करता था। ये मतलब इतना पाप किया है हमारे पूर्वजों ने, कई मतलब सब ने नहीं, कुछ लोगों ने, कि उसी का परिणाम था कि भारत एक समृद्ध देश होने के बावजूद भी बाद में गरीब देश बन गया। ये सब चीज़ें हैं, ये सब सामने आती हैं, है ना। और अब हमने इनको दूर करने की कोशिश की है। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम है ना, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हुआ। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसने सिर्फ, अगर आप इसकी रिसर्च करें, ट्रू रिसर्च करें इसके बारे में, तो इसने जातिवाद फैलाया है, करप्शन फैलाया है ना। मैं तो यही समझता हूँ, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी सरकारें इस पर रिसर्च करके देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री भी डेवलप हुई हैं, खादी वगैरह से, खादी है या हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ये इसके सरकार ने बनाए हैं। ठीक है, तो सरकार ने बहुत सारे काम किए। अब सारे हम इस पर डिटेल, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पूरा होता है, चूँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल काफ़ी बड़ी चीज़ थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी आपकी, है ना। जैसे वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया, एनवायरनमेंट के लिए एनजीटी बनाई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया। तमाम काम सरकार ने डायरेक्टिव पॉलिसीज़ को अप्लाई किया है। सरकार ने तमाम तरह के काम ऐसे किए इससे डायरेक्टिव पॉलिसी बने। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडियन फेडरल सिस्टम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और थैंक यू सो मच।